Hey guys, this is Yash Gupta and welcome to my YouTube channel. Welcome to the first episode of Learning Crypto Trading absolutely free with me. Initially I used to sell online courses but अब मैंने ऑनलाइन पढ़ाना बंद कर दिया है एंड कई लोग बोलते हैं कि सर हमें आपसे पढ़ना है सो आई थॉट कि आई विल रिकॉर्ड वन कोर्स एंड उसको यूट्यूब पे मैं फ्री में डाल दूंगा। जो जो मैंने अपने ऑनलाइन कोर्स में पढ़ाया वही सेम चीज़ें अब मैं रिकॉर्ड करके फ्री में यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। अब जो जो इस वीडियो को देख रहा है आई विल ट्राई टू कीप वन लाइव सेशन एवरी वीक जिसमें आपके जो भी डाउट्स हैं आप वो भी क्लियर कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एपिसोड ऑफ लर्निंग क्रिप्टो ट्रेडिंग। कई लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट टेक्निकल्स, सिर्फ चार्ट्स देखो, कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखो, प्राइस एक्शन देखो, इंडिकेटर्स देखो एंड दैट इज ऑल अबाउट ट्रेडिंग। बट ये बात सही नहीं है। ट्रेडिंग इज अबाउट fundamentals also, trading is about risk management also, trading is about capital management also and इस पूरे कोर्स में हम हर एक चीज के बारे में सीखने वाले हैं। आज के सेशन 1 में हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन टू क्रिप्टो करेंसीज कि क्रिप्टो करेंसीज आज के दिन में क्यों एग्जिस्ट करती है एंड क्रिप्टो करेंसीज का क्या फ्यूचर है आगे चल के, क्योंकि आज मैं एक ऐसी इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाह रहा हूँ तो मेरे को उसका फ्यूचर भी पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एपिसोड के साथ। सबसे पहले मैं समझाना चाहूँगा क्रिप्टो करेंसीज की थोड़ी सी हिस्ट्री की क्रिप्टो करेंसी आज एग्जिस्ट भी क्यों करती है। इस फंडामेंटल के पीछे कोई भी बंदा ध्यान नहीं देता। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ ऑनलाइन जाते हैं, कैंडल स्टिक्स टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं और ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। बट हम इस फाइनेंशियल मार्केट को एज अ होल समझने की कोशिश नहीं करते। हमें ये बात पता है कि यूएस में हर मंथ एफओएमसी मीटिंग होती है, बट वो मीटिंग क्या है एंड वो किस तरीके से पॉजिटिवली या नेगेटिवली मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती है ये हम जानते ही नहीं है। तो अभी चल के ये समझते हैं। सबसे पहले हर एक कंट्री की दो तरीके की पॉलिसीज होती है जो एक कंट्री फॉलो करती है। नंबर 1 इज फिस्कल पॉलिसी, नंबर 2 इज मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी बनाती है हमारी गवर्नमेंट, जिसको इजी लैंग्वेज में हम कहते हैं बजट। जैसे जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हर साल देती है उसको हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी, जिसमें एक सिंपल सी चीज़ डिफाइन करी जाती है कि हमारी जीडीपी ये है, हमारे पास रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास ये आया और ये हमारा खर्चा और हम इस तरीके से इस खर्चे को पूरा करेंगे। दूसरी पॉलिसी होती है मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि बनाता है सेंट्रल बैंक। इंडिया में आरबीआई, यूएस में फेड, हर एक कंट्री का सेंट्रल बैंक ये मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। हमें पता भी नहीं है कि हमारी लाइफ को ये किस तरीके से इम्पैक्ट कर रही है, स्पेशली एक ट्रेडर की लाइफ को ये हर महीने किस तरीके से इम्पैक्ट करती है। मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी चीज़ है जो कि पूरी कंट्री को रन करती है। मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ होती है कंट्री की महंगाई, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में। महंगाई इंग्लिश में कहते हैं इन्फ्लेशन। अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं इंडिया की बात करूँ, इंडिया की इन्फ्लेशन 5 से 7% के बीच में रहती है। मतलब अगर आज कोई चीज़ 100 रुपये की, अगले साल वो चीज़ 106 रुपये की हो जाएगी। अब हम बेवकूफ़ों को लगता है कि भाई ये महंगाई तो बहुत बुरी चीज़ है, बट अगर आप दूसरे एंगल से बात करो, अगर आप एज ए इन्वेस्टर बात करो तो ये महंगाई तो अच्छी है। अगर मैं प्रॉपर्टी खरीदता हूँ आज 1 करोड़ रुपए की और महंगाई नहीं आती है तो मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी तो नहीं बढ़ेगी। तो एज अ इन्वेस्टर, एज अ लेट्स ए बायर, जब मैं अपनी कोई चीज़ बेचना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो अप्रिशिएट हो, तो मेरे लिए वो महंगाई एक अच्छी चीज़ है। अब हमारा सेंट्रल बैंक जो है वो इस महंगाई को कैसे कंट्रोल करता है। हमारा सेंट्रल बैंक लोन देता है हमारे पब्लिक एंड प्राइवेट बैंक्स लाइक एचडीएफसी, एसबीआई एंड आईसीआईसी बैंक, ऐसे सारे बैंक्स को वो लोन देता है। जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो लोन देता है उसको हम कहते हैं रेपो रेट। सो लेट्स से फॉर एन एग्जांपल कि उनका रेपो रेट इस टाइम पे 5% है, तो एच बैंक ने अपना 1% आगे एक टॉपअप रखा एंड हमें मार्जिन रख के 6% पे लोन दे दिया। अब हमारा सेंट्रल बैंक चाहता है कि किसी तरीके से मैं इन्फ्लेशन को बढ़ाऊं, महंगाई को बढ़ाऊं, क्योंकि हमारी इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो रही है, लोग ज़्यादा खर्चा नहीं कर रहे हैं। तो अब वो क्या करेंगे कि वो मार्केट में मनी फ्लो बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मनी फ्लो किस तरीके से बढ़ेगा, हमें लोन बेटर रेट्स पर दे के। आज 10 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो 10 में से 2 लोगों के पास आईफोन होता था। आज के टाइम की बात करें तो 10 में से 8 लोगों के पास आईफोन होता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी इनकम बढ़ गई है, इसका मतलब ये है कि हमें लोन्स एक्सेसिबल हो चुके हैं। हमें कंज्यूमर लोन मिलता है या फिर क्रेडिट कार्ड की बात कर लो, हम सिंपली जाते हैं, स्वाइप करते हैं, फ़ोन खरीद के ले आते हैं, तो हमें इजी एक्सेस टू लोन मिल चुका है।
अब आरबीआई क्या करेगा, उस 5% से रेपो रेट को गिरा के 4% पे कर देगा और बैंक आगे 6 से गिरा के 5 कर देगा, जिससे हम लोन ज़्यादा लेना शुरू कर देंगे एंड खर्चा ज़्यादा करना शुरू कर देंगे। एंड इसी चीज़ को अगर उसको कंट्रोल करना है, जहाँ पर उनको लग रहा है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा स्पाइक कर चुकी है, बढ़ चुकी है, वहाँ पे उसको 5% गिराएंगे नहीं बल्कि उसको बढ़ा देंगे। 6% लेट से उन्होंने कर दिया तो आगे बैंक 7% कर देगा एंड हम लोन लेना कम करेंगे एंड हमारा खर्चा जो है वो कम होगा, जिसकी वजह से हमारी जो इन्फ्लेशन है वो वहाँ से कंट्रोल में आएगी। हर एक इकोनॉमी में, हर एक कंट्री में 3 क्लासेस होना बहुत ज़रूरी है। लोअर क्लास, मिडिल क्लास, हायर क्लास, तीनों क्लासेस होना बहुत ज़रूरी है। क्यों, समझाता हूँ। थोड़ी सी हम हिस्ट्री में चलते हैं एंड समझते हैं कि आज ये क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। वर्ल्ड के अंदर 2 सेफ हेवन एसेट है। पहला है गोल्ड। सबको समझ आता है गोल्ड एक प्रेशियस इंस्ट्रूमेंट है एंड जितना हम धरती में से निकालते हैं हम उसको अपनी अलमारियों में अलग अलग तरीके से स्टोर करते हैं। वो एक प्रेशियस स्टोन की तरह है। वो एक ऐसी चीज़ है जैसे क्रूड ऑयल है, जितना निकालोगे, जितना एक्सट्रैक्ट करोगे उतना हवा में उड़ जाएगा। कि आप उसको मशीन में डाल दोगे, गाड़ी में डाल दोगे, उतना हवा में उड़ जाएगा, उतना ख़त्म होता रहेगा। इस वजह से उसकी उसमें कोई यूनिकनेस नहीं है। बट गोल्ड हैज़ दैट यूनिकनेस। इस वजह से गोल्ड प्रेशियस है, सेफ हेवन है। सेफ हेवन एसेट का मतलब क्या होता है कि अगर वर्ल्ड में कोई भी क्राइसिस आया, रिसेशन आया, जैसे वर्ल्ड वॉर हुई या कोई भी सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है, जैसे अभी रिसेंटली वॉर सिचुएशंस क्रिएट हुई, उस टाइम पे एक बायर जो स्टॉक मार्केट में शेयर खरीद रहा है या एफडी करा रहा है, कुछ भी करा रहा है, वो हर जगह से पैसा बाहर निकाल के गोल्ड में पैसा डालना शुरू करता है। इसी वजह से आप देखो कि लास्ट 3 सालों में गोल्ड रेगुलरली एक बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में रहा है। सेकेंड सेफ हेवन एसेट है डॉलर। अब गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट है, वो हमें समझ आता है, बट डॉलर एक सेफ हेवन एसेट क्यों है? डॉलर तो एक कंट्री की करेंसी है, यूएस की करेंसी है। वो एक सेफ हेवन एसेट कैसे हो सकती है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं एंड ये स्किप मत करना, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यही लिंक करेगा सीधा आज क्रिप्टो करेंसीज की एग्जिस्टेंस क्यों है, प्लस जो हर महीने हम एफओएमसी देखते हैं वो क्या है, आप यहीं से समझोगे। स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएस ने 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई, उससे पहले हर एक कंट्री गोल्ड को अपने डिपॉजिट्स में रखती थी एंड उसके अगेंस्ट करेंसी प्रिंट करती थी कि बाय एनी चांस अगर हमारी करेंसी फेल हो जाती है तो हम उसको गोल्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसा एक कंट्री क्यों करती है, एक सेंट्रल बैंक क्यों करता है? क्योंकि उससे पहले अगर कई कंट्रीज़ जिनके पास फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं थी, उनको लगता था कि जितनी मर्जी करेंसी प्रिंट करो एंड मतलब हमारे लोगों के पास एक्सेस टू फंड्स बढ़ जाएगा। ऐसा ही थोड़े सालों पहले, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट, यहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी, थोड़े सालों पहले जिम्बाब्वे ने भी यही सेम चीज़ करी थी। उन्होंने, उनके सेंट्रल बैंक ने करेंसीज़ को रेगुलरली प्रिंट करना शुरू कर दिया। जो कंट्री उनको पेपर सप्लाई करती थी करेंसी का, उन्होंने पेपर सप्लाई करना बंद कर दिया कि ये कंट्रोल में आए। तो उन्होंने क्या करा, अगर जितने पेपर में वो सपोज लेट से 100 जिम्बाब्वियन करेंसी का नोट बना रहे हैं, उतने ही पेपर में उन्होंने 1000 का बनाया, फिर 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, ऐसे करते करते वो उतनी ही पेपर में अपनी करेंसी की वैल्यू को बढ़ाने के चक्कर में उसको गिराते रहे। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि हर एक कंट्री में 3 क्लासेस होना बहुत ज़रूरी है, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे लोअर क्लास जो है वो अपनी एक मील 30-40 रुपये में पूरी करता होगा। मिडिल क्लास हो सकता है एक 100 रुपये की ब्रेड भी आज के टाइम पे अफोर्ड कर लेगा एंड अपर क्लास 200 रुपये की हैंडमेड ब्रेड खाएगा। अगर आज वही मिडिल क्लास या लोअर क्लास लोग जो हैं, 5 करोड़ लोग 200 रुपये की ब्रेड खा सकते हैं, वो अपर क्लास लोग हैं। बट अगर वही 130-140 करोड़ लोग, सारे के सारे लोग वही 200 रुपये की ब्रेड खाने लग गए, तो क्या वो ब्रेड 200 रुपये की रहेगी? नहीं, वही ब्रेड 500, 1000, 2000, 3000, 5000 रुपये की हो जाएगी, क्योंकि उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो कई चीज़ों की डिमांड कंट्रोल में रहती है, तभी हमारी इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहती है। अगर एक गवर्नमेंट पैसा प्रिंट करता रहेगा और अपने लोगों के बीच में बांटता रहेगा, उनको एक्सेस ऑफ फंड्स देता रहेगा, तो वो इसी तरीके से खर्चा करेंगे और चीज़ों की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि जिम्बाब्वे में हुआ, जहाँ पर अगर वो राशन भी लेने जाते थे तो पूरी टोकरी में पैसा भर के जाते थे। अब आपको लगेगा यार ये ट्रेडिंग में इन सब चीज़ों को समझने की क्या ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आजकल के टाइम पर जितने भी ट्रेडर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो इस तरीके की नॉलेज नहीं रखते हैं। आई हैव पर्सनली
लर्नड फाइनेंस 8 years ऑफ माई लाइफ एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से पहले. एंड देन आई रियलाइज दैट वाई ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज नॉलेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि इस टाइम पर यूएस ने इस रूल को थोड़ा सा चेंज करा. उन्होंने एक समझदारी करी. उन्होंने इस रूल को चेंज करा कि नाउ नो गवर्नमेंट विल कीप गोल्ड इन देयर रिजर्व्स. नाउ एवरी गवर्नमेंट विल कीप डॉलर इन देयर रिजर्व्स. अब डॉलर कैसे आएगा? आप अपना सारा गोल्ड हमें दोगे और उसके बदले हम आपको डॉलर दे देंगे. यूएस को इससे दो फ़ायदे हुए एंड ये एक ऐसा फ़ायदा था जिससे यूएस आज तक एग्जिस्ट कर रहा है. आज तक यूएस बर्बाद नहीं हुआ. लोगों को लगता है कि जीडीपी की वजह से यूएस इतना बड़ा है, वो भी अभी हम आगे चल के देखेंगे. उससे दो फायदे यूएस के क्या हुए? सबसे पहले वर्ल्ड का सारा गोल्ड एक ही बारी में यूएस के पास आ गया. दैट इज व्हाई आज तक यूएस हैज द हाईएस्ट रिजर्व्स ऑफ गोल्ड. दूसरा फायदा, हर एक कंट्री के बीच में अभी एक कॉमन एसेट क्लास था, दैट वाज गोल्ड. बट अब एक कॉमन एसेट क्लास क्या है? डॉलर. तो हर एक कंट्री जब भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगी तो उनके बीच में एक ही कॉमन करेंसी है, दैट इज डॉलर. तो वो डॉलर के अंदर ही ट्रांजैक्शन करेगी. वापस आते हैं एक पॉइंट पे कि मैंने बोला कि को आज के टाइम पे यूएस लगता है कि सबसे ज़्यादा जीडीपी है, इस वजह से अमीर है, बट ऐसा नहीं है. ये समझो, ये वेबसाइट देखो, उससे आपको सारी की सारी क्लैरिटी हो जाएगी. सो दिस इज यूएस डेट क्लॉक एंड इसका जो सोर्स है यू कैन सी यूएस सेंसस एंड यूएस ट्रेजरी है, यहाँ पे लिखा हुआ है. एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे यूएस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 29.9 यूएस ट्रिलियन डॉलर, वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 जीडीपी. इसके बाद आता है चाइना जिसकी है अप्रोक्सीमेटली 15 ट्रिलियन डॉलर होगी. उसके बाद जापान 5 ट्रिलियन डॉलर. देन क्लोज 4 नंबर पे रहते हैं मेरे ख्याल से इंडिया और जर्मनी, क्लोज टू 3 ट्रिलियन डॉलर. सबसे ज्यादा जीडीपी है, ये चीज मानी जा सकती है. बट अगर आप देखोगे इसका जो डेफिसिट है, यूएस नेशनल डेट 36.7 ट्रिलियन डॉलर. ये डेटा लाइव चल रहा है, यहाँ पे आपको नंबर्स लाइव चलते हुए दिखेंगे. 36.7 यूएस ट्रिलियन डॉलर्स. डेट पर सिटीजन 1,07,000 डॉलर, करीब करीब 1 करोड़ रुपए ऑन एवरी पर्सन, चाहे वो 1 साल का बच्चा या 60 साल का बंदा है. डेट पर टैक्स पेयर 323,000 डॉलर, मतलब 2 करोड़ 70-75 लाख रुपीज के करीब हर एक टैक्स पेयर के ऊपर डेट है. अब वो कंट्री, यूएस जैसी कंट्री, इतने हैवी डेट्स के अंदर है, चाहे उसकी जीडीपी नंबर 1 है, बट उसके डेट्स भी बहुत हैवी हैं. अब कई लोग यहाँ पे बोलेंगे ये डेट्स तो हर एक कंट्री पे होते हैं, फिस्कल डेफिसिट कहते हैं हम इसको. जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बजट प्रेजेंट करते हैं तो ये कहते हैं कि अगर हमारे पास 100 रुपए आए हैं, हमारा खर्चा 110 रुपए है. जो 10 रुपए है दैट इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट एंड वो पूरा होता है थ्रू लोन्स. कई कंट्री, कोई भी कंट्री वर्ल्ड के अंदर ऐसी एग्जिस्ट नहीं करती है जो डेफिसिट में ना हो. अगर एक कंट्री के पास रेवेन्यू आया, जीडीपी है 100 रुपए, और वो कहती है कि मेरा खर्चा 90 है, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना. कोई भी कंट्री ये तो बोलेगी नहीं कि आपने 100 रुपए दिए, हमारे सारे खर्चे पूरे रखे, हम तो 90 ही खर्च करेंगे. कोई भी कंट्री का कभी कोई भी खर्चा पूरा नहीं हो सकता. तो हर एक कंट्री हमेशा एक डेफिसिट में ही रहती है. बट दैट डेफिसिट इज गुड अप टू सम एक्सटेंट. यहाँ पे यूएस का डेफिसिट इज मोर देन 20%. सो दैट इज अ वेरी बिग डेफिसिट. तो यूएस इस टाइम पे अपनी जीडीपी की वजह से सिर्फ बड़ा नहीं है, यूएस इज स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ डॉलर. सो जैसा कि हमने देख लिया कि यूएस आज अपनी जीडीपी की वजह से बड़ा नहीं है, यूएस बड़ा है डॉलर की वजह से. दिस इज द पावर ऑफ करेंसी. अब यूएस इसका फ़ायदा कैसे उठाता है, डॉलर का फ़ायदा कैसे उठाता है, क्यों उसने सेफ हेवन एसेट, डॉलर एक सेफ हेवन एसेट बना. आज के टाइम पे वर्ल्ड का सारा ट्रेड डॉलर में चलता है. डॉलर, इस पे ध्यान से सुनना है वर्ड, डॉलर इज़ अ सेंट्रलाइज्ड करेंसी. मतलब चाहे आप डॉलर ओन कर सकते हो बट आप डॉलर को कंट्रोल नहीं कर सकते. सेम एज जैसे इंडिया में 1,000 रुपये का नोट बंद हुआ, 2,000 रुपये का नोट बंद हुआ, चाहे आप वो 2,000 या 1,000 रुपये का नोट ओन करते थे उस टाइम पे, बट आप उसको कंट्रोल नहीं करते थे. कंट्रोल कौन करता था? इंडियन गवर्नमेंट. इसी तरीके से डॉलर को कौन कंट्रोल करता है? यूएस गवर्नमेंट. तो आज के टाइम पे वर्ल्ड में जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो डॉलर में चल रहा है, और ईरान के रिलेशन अच्छे नहीं है, तो यूएस इंडिया को मना कर देगा कि आप वो क्रूड ऑयल इंपोर्ट नहीं कर सकते. अब यूएस कौन बोलने वाला होता है एक इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ के बीच में?
वो ये बोलेगा कि आपको इंपोर्ट करना आप करो, बट आप पेमेंट मेरी करेंसी में नहीं करोगे बिकॉज डॉलर इज़ माई करेंसी, सो आई एम टेलिंग यू दैट यू विल नॉट पे इन माई करेंसी। अगर आपने करना है तो आप अपनी करेंसी में पे करो या फिर आप ईरान की करेंसी में पे करो। अब ईरान हमसे रुपीज़ तो लेगा नहीं, क्योंकि ये पेमेंट कोई छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी पेमेंट है, और ईरान की इतनी करेंसी हमारे पास नहीं है, तो देयरफॉर हमें उस ट्रांजैक्शन को रोकना पड़ता है। आज के टाइम पे भी हमें लगता है कि कितनी कंट्रीज़ इस तरीके से यूएस ने कंट्रोल करी थ्रू डॉलर, क्योंकि आज के टाइम पे कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट उस डॉलर के बिना नहीं पॉसिबल है। सो दैट इज़ वाई अ करेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी नीड अ सोल्यूशन फॉर इट। हमें एक ऐसा सोल्यूशन चाहिए, इस सेंट्रलाइजेशन के साथ एक ऐसा सोल्यूशन चाहिए, एक ऐसी करेंसी चाहिए जो कोई भी कंट्री कंट्रोल ना करे, इंडिपेंडेंटली उसको ट्रांजैक्शन उसके साथ कर पाए। देयर केम बिटकॉइन, द फर्स्ट एवर क्रिप्टो करेंसी, द फर्स्ट एवर डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि बिटकॉइन आप ओन भी करते हो और आप कंट्रोल भी करते हो। जब बिटकॉइन बना तो उसकी 3 शर्तें थी जो पूरी होनी थी। फर्स्ट ऑब्वियसली डिसेंट्रलाइजेशन, आप उसको ओन करते हो, आप उसको कंट्रोल करते हो। कैसे? अब हमें डर होता है कि इंडियन गवर्नमेंट बिटकॉइन को बैन कर सकती है। इंडियन गवर्नमेंट बिटकॉइन को कभी भी बैन नहीं कर सकती, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट बिटकॉइन को उन्होंने बनाया नहीं है। वो ये ज़रूर बैन कर सकते हैं कि आप क्रिप्टो करेंसीज़ को इंडिया में ट्रेड नहीं कर सकते। आप इंडिया से बाहर जाओ, आप वहाँ जाके ट्रेड करो, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज को इंडियन लैंड के ऊपर ट्रेड कर सकती है। बिटकॉइन वॉज सपोज टू बी थ्रेट टू यूएस डॉलर, बट उनको पता था कि अगर वो यूएस में इसको बैन करते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इवेंचुअली लोग बाहर जाके उसको ट्रेड करना शुरू कर देंगे, यूएस से बाहर निकल के भी उसको ट्रेड कर सकते हैं। सो उनका बैन करने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। सो दैट इज़ वाई दिस वॉज द फर्स्ट एवर रूल ऑफ हाउ क्रिप्टो करेंसीज आर फॉर्म्ड, डिसेंट्रलाइजेशन। सेकेंड, इट शुड बी एक्सेसिबल एनी वेयर इन दी वर्ल्ड। डॉलर की क्या इंपॉर्टेंस, क्या उसको इंपॉर्टेंस देती है, क्योंकि डॉलर इज़ द कॉमन करेंसी बिटवीन ऑल द कंट्रीज, जो कि इन शॉर्ट हर एक कंट्री में अवेलेबल है। तो बिटकॉइन को भी हर एक कंट्री में अवेलेबल होना पड़ेगा। सो दैट इज़ वाई बिटकॉइन इज़ अ डिजिटल करेंसी मेड ऑन इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट हर एक कंट्री में एग्जिस्ट करता है, हर एक जगह पे एग्जिस्ट करता है। तो जहाँ जहाँ पे इंटरनेट है वहाँ वहाँ पे बिटकॉइन पहुँच सकता है। किसी भी कंट्री में इंटरनेट एग्जिस्ट करता है वहाँ पे बिटकॉइन पहुँच सकता है। दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिप्टो करेंसी। थर्ड, ब्लॉकचेन। अब ये ब्लॉकचेन क्या होता है इसके बारे में हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। इस वीडियो में हमने बहुत बेसिक चीज़ों के बारे में बात करी है। इन द नेक्स्ट एपिसोड थोड़ा सा इसको एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। व्हाट इज़ ब्लॉकचेन एंड हाउ डू यू ट्रेड क्रिप्टो करेंसी, स्पॉट क्या होता है, फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है, किस तरीके से करनी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। आज के सेशन में थोड़ा सा हमने बेसिक समझा है, ये समझा है कि पॉलिसीज़ किस तरीके से बनाई जाती है। जो यूएस में हर महीने यूएस के अंदर एफओएमसी मीटिंग होती है, दैट इज़ द मॉनेटरी पॉलिसी। जब वो अपने इन्फ्लेशन रेट्स डिसाइड करते हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि हमें वो रेपो रेट को बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। ये किस तरीके से मार्केट में हम इम्प्लीमेंट करेंगे, इसको सीखेंगे आगे आने वाले एपिसोड में। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो गाइज। प्लीज़ डू कमेंट, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है उसको कमेंट करके पूछना, और मैसेज भी ऑन इंस्टाग्राम। विल सी यू नाउ इन द नेक्स्ट एपिसोड।